नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी मुंबई से पकड़ लिया गया। शुक्रवार रात पुलिस उसे जोधपुर लेकर आए। गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। जब वो मोबाइल का उपयोग कर रहा था, उसे कुछ ही पल में बंद कर रहा था। ऐसे में उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। डीसीपी वेस्ट राजेश राज ने बताया कि अनीता मर्डर केस की जांच एसडीपी लेवल के अधिकारी पर करेंगे। इस मामले में हत्याकांड और शव मिलने के बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इधर गुलामुद्दीन के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पिछले 5 दिन से एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वो 4 दिन से अपनी लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को छका रहा था। डीसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से जहर खुरानी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में वो काफी शातिर तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था। 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल पुलिस ने गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया। पुलिस को उसके पास से भारत से फरार होने के कई सुराग मिले हैं। न्यूज 21 के लिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की स्पेशल क्राइम रिपोर्ट। 30 तारीख की रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफ़ी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ, उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी, जिसका नाम गुलामुद्दीन है, उस तक पहुँचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया। और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है, इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। सर मुंबई में कहाँ गया था, कहाँ ठहरा था, जिसने इसको बना दी गया, उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये गुजरात गया, अहमदाबाद, वहाँ से ये मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है, हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था। और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है, तो ये अपना मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था। और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है। और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही। और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, तो इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये। पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब। मुंबई सेंट्रल से कहीं जा रहा था ये सर? टिकट थे सर? नेपाल जाने के लिए। हत्या का कारण कुछ सामने आया? अभी ये सारा अनुसंधान का विषय अभी से लेकर आए हैं। इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं, सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविजन हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे, ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं। और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी, उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। सर क्या नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की फिराक में था? नहीं, ऐसी कोई सूचना। सर एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज वो क्या वो स्वीकार किया है, क्या कि जिस तरह ये अभी हम तुरंत लेकर आए हैं, आपकी उपस्थिति में अभी लेकर आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है। सारी चीज़ें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। कहाँ किया सर, ये कुछ बताएं? घर में क्या कहीं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सबके बेनिफिट की। और कोई था, नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी।
सर इसके पास इसको में- गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए कितनी कॉल डिटेल्स, कितनी सीडीआर वगैरह निकाली गई, कितने लोगों को पूछताछ की, तब उस तक पहुंचे आप? पिछले 7-8 दिनों से जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम, पूरे जोधपुर कमिश्नरेट की टीम, वेस्ट ज़िले की टीम, ईस्ट ज़िले से भी हमने लोगों को लिया, पूरी कमिश्नरेट की टीम श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। हमारी टेक्निकल टीम जो थी उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट ज़िले के भी थे, ईस्ट ज़िले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवी इसका मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहाँ पर जाते थे, फिर सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था, हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। तो ये पूरा जो एक बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर जो एक आसूचना इकट्ठा करके आगे बढ़ने वाला जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कोर पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हमारी टीम ने, करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई थी, ठीक है। और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है। और इसमें लोकल टीम, जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट किया, और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन होगा। जिसके पास से साथियों बरामद कैसे हुआ पकड़ा है गया? कुछ- लास्ट में जाके आपने कैसे इसको क्रैक किया? जैसा मैंने बताया, हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल किए, बट वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं, हमने सब वो इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है, इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहर पुरानी वाली घटनाएं इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें की हैं कि जहर खिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर इस तरह की वारदातें की। तो इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने बताया, जो भी टेक्निकल टूल्स हमारे पास उपलब्ध थे, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा, और ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत कर सकते थे वो की। और 7-8 दिनों के बाद ये सर इसके पास से क्या बरामद हुआ है, कुछ बरामद हुआ अभी ये सारी चीज़ें क्या बरामद हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछताछ सर ये फरार हुआ जब तक ये मोबाइल का उपयोग कर रहा था घटना के बाद, तब तक जोधपुर में कितने लोग हैं जो उससे टच में रहे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी, कितने लोग, नाम भले मत बताए सर, आप कम से कम संख्या बताओ। अभी हम कुछ इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। सर अनिता जी का मोबाइल कहाँ है? कृपया करके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुसंधान के विषय में कोई भी चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं। जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी तब आप लोग। तो सर ऐसा मान लिया जाए, जब जो चीज़ आप क्लियर करेंगे वो बताया जाएगी शारीरिक रूप से, क्या फिर फोन करने पे क्या आदेश बिल्कुल रहेगा? बताइए, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो बाद में फोन करता रहे, किसी एक को बताया जा रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा। इसका भी सॉल्यूशन बता दीजिए। अलग से आज आप कह रहे हैं पकड़ने की बता रहे सिर्फ बात, उसके अलावा आप कुछ शो नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी, जो भी सिस्टम है। तो कल क्या कोई टाइम फिक्स करेंगे जब आप बता कोई पाएंगे? टाइम फिक्स नहीं है, जब जैसे जो अपडेट आएगा आप लोगों को बता देंगे। उसके सर बाद इसमें सूचना तो इन्वेस्टिगेशन मिलेगी कौन ना? कर रहे हैं? बताया सारा कुछ, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन हो, 3 से 4 एडिशनल डीसीपीस लेवल के अधिकारी हर चीज़ सुपरवाइज करेंगे, छोटी से छोटी चीज़। सर लेकिन एक अहम है, चूंकि इतना बड़ा हादसा जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो कम से कम एक प्रारंभिक तौर पे जो पूछताछ हुई, कम से कम वो अभी एक कोई प्रारंभिक तौर पे पूछताछ नहीं होगा, अभी आपके सामने ही लाए हैं इसे, अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ अभी स्टार्ट होगी। सर वो 6 नोटिस जा चुके थे, गुलामुद्दीन पकड़ा गया है, क्या उनसे पोस्टमार्टम को लेकर संपर्क हुआ वापस पुलिस का? अभी बातचीत चल रही है कि उनका कुछ कार्यक्रम भी वहाँ पर चल रहा है। घटनास्थल पे खबर हनुमानगढ़ के धारड़का से है, जहां गांव में पिछले 2-3 दिनों में साइबर ठगी की लाखों रुपए की घटना हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। साइबर क्राइम की घटना को लेकर पीएनबी बैंक ग्राहकों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के प्रहलाद गुदारा ने बताया कि मेरे खाते से लगभग 90,000 रुपए की साइबर क्राइम की ठगी हुई है। मेरे पास से खाली मोबाइल पर ओटीपी आई और उसके बाद से मेरे खाते से सारे पैसे उड़ा लिए गए। इसी तरह गांव के अन्य कई लोगों की ओर से साइबर क्राइम की लाखों रुपए की ठगी की सूचना मिली है। पीएनबी बैंक शाखा प्रबंधक भागीरथ बेनीवाल ने ग्रामीणों की समझाइश की और कहा कि जो आपका स्मार्टफोन है उसमें फालतू की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, और इनके अलावा आपके पास में किसी बैंक के नाम से कॉल आती है तो उसको रिसीव नहीं करना है और ना ही किसी को अपनी ओटीपी बतानी है। अपने मोबाइल फोन में ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करना साइबर क्राइम की घटना हो सकती है, इसलिए कम से कम हो सके अपने मोबाइल पर खाते से संबंधित किसी को जानकारी नहीं देनी है और किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं करनी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उदयपुरवाटी के उपखंड के मणकसास गांव की भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुए रमन सिंह मीना का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया।
आदिवासी श्री मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में रमन सिंह के पिता माता दीन मीणा माता बिमला देवी का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में समाज सेवी सुरेश मीणा किशोरपुरा ने कहा कि भारत में एनडीए का टेस्ट सबसे कठिन होता है। रमन शुरू से ही भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता था। उनका कहना था कि गांव की सरकारी स्कूल में पढ़कर बिना कोई कोचिंग महज 17 साल की उम्र मुकाम हासिल करना गांव क्षेत्र और जिले के लिए गौरव की बात है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम रमन सिंह मीणा है। मैं मनकसास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जो कि झुंझुनू के अंदर है। और जैसे कि झुंझुनू को शहीदों की भूमि और वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये भी मेरे लिए एक मोटिवेशन था आर्मी ज्वाइन करने का। और मैंने मेरी स्टडी गवर्नमेंट स्कूल से की है 10th क्लास तक। उसके बाद मैं 2 साल सरस्वती स्कूल नीमका थाना से पढ़ाई किया। फिर मैं 1 साल के लिए प्रिंस एकेडमी गया। वहाँ पे मेरे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिली और एक अच्छा एक्सपोजर मिलता गया आगे जाने का। और स्पेसिफिकली मैं एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो कि मैं टीएस में रिकमेंड हो भी चुका। और मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में 69th AIR आई है, जो कि अब मेरा इन नेक्स्ट 1 मंथ कमीशन मतलब ज्वाइनिंग दे दी जाएगी को जो भी एकेडमी अलॉट होगी उसके हिसाब से ब्रांच के अकॉर्डिंग। युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक अच्छी पोस्ट पे चयन हुआ आपका। जितना ज़्यादा वर्क कर पाओगे, अटेम्प्ट जितने ज़्यादा होंगे आपके, जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मेन चीज़ है आप थोड़ा गाइडेंस अच्छा ले। आप मतलब किसी काउंसलर से बात करें। आप अपने गांव में जो कोई, अगर आप आर्मी में आना चाहते हैं तो आर्मी बैकग्राउंड से कोई बंदा है उससे बात करें। जितना आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की अगर सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। अगर कोई मेरे आसपास का है, कोई मेरा रिलेटिव है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। जैसे भी आपके परिवार में कोई भी हो, आप उससे बात करें। और बात रही जैसे कि कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने का ट्राई करते हैं, लाइक आपको समय समय पे मोटिवेट करना। जैसे मैं 12th क्लास में फर्स्ट रैंक था स्कूल से, तो मेरे को अखिल भारतीय सेवा समिति की तरफ से मेरे को सम्मानित किया गया था नीमका थाना में। तो सर अपने जो मेरे फूफा जी हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुरेश जी मीणा, उन्होंने सर मेरा खूब समर्थन किया है। मैं 2-3 बार उनसे सम्मानित हो चुका हूं सर। तो सर ऐसे मोटिवेशनल पीपल होते हैं सर, उनसे प्रॉपर कांटेक्ट में रहें और जर्नी को एंजॉय करें और अपने लक्ष्य से जुड़े रहें सर। हाँ जी, क्या नाम है सर? माता दीन नाम है। आज बताओ थार बेटा को सिलेक्शन हुआ है, बताओ तो। रमन सिंह मीणा लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। और गरीब हालत का मायना है, मजदूरी मेहनत कर टावर पड़ा है, अड्डा तक पहुंच गो, अड्डा तक मुकाम हासिल कर लिया। बहुत खुशी की बात है। मीडिया को भी आभार। कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन को लेकर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन के स्तर पर कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही है, जबकि कृषि भूमियों पर लगातार निर्माण कार्य जारी है। पूर्व में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों को लेकर अभियान चलाया गया था। कृषि भूमि पर एक कृषि कार्य को लेकर धारा 177 के तहत तहसीलदार द्वारा प्रकरण पेश किए गए थे। उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में करीब 80 प्रकरणों पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। श्री विजयनगर मार्ग पर काटी जा रही कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी को लेकर जिला कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने पर प्रशासन को कार्यवाही के आदेश दिए गए थे, लेकिन मौके पर प्रशासन ने निर्माण कार्य के दौरान संसाधन पर कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। कृषि भूमि पर आकृषित कार्य को लेकर गत दिनों उपखंड अधिकारी द्वारा स्थगन जारी किए गए भूमि पर सूचना बोर्ड लगाने की कार्यवाही की गई थी, जो मौके पर कहीं नजर नहीं आ रही है। इस मामले में उपखंड अधिकारी द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत को भी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई मामले में शहर में काफ़ी टाइम से सूचनाएं और शिकायतें मिल रही थी कि अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही है, जिससे न केवल हमें राजस्व की हानि हो रही है, अपितु खरीदारों को भी कई बार अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है, विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उसको देखते हुए कार्रवाई करने का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। जिले के अजीतगढ़ इलाके में मंडुइसा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को देखने को मिली है। अतिक्रमणकारियों के लगातार तहसीलदार के सामने हौसले पस्त हो रहे हैं। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में इलाके में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
न्यूज 21 की तरह ही सटीक और निष्पक्ष कार्यवाही करने को लेकर तहसीलदार बैरवा क्षेत्र में अतिक्रमण स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो चुके हैं। शुक्रवार को फिर एक बार राजस्व विभाग की टीम ने तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया। राजस्व टीम ने पंचायत हथौरा के राजस्व ग्राम मनरूसिया के सरकारी रास्ते को जेसीबी मशीन से अतिक्रमण मुक्त कर रास्ते को सुचारू किया गया। गौरतलब है कि उक्त रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में परिवादी रामोत्रा यादव द्वारा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को जनसुनवाई में शिकायत की गई थी। निकटवर्ती खातेदारों की तारेबंदी की राजस्व टीम ने आपसी समझाइश से 4 घंटे तक मौके पर सीमा ज्ञान द्वारा अतिक्रमण चिन्हित कर जेसीबी मशीन से हटाकर अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया गया। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अलवर जिले के खेडली कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत सोखर के ग्रामीण पीने के पानी के लिए 2 महीने से तरस रहे हैं। न घरों के लिए पानी है, न पशुओं के लिए पानी है, लेकिन जलदाय विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिसे आम लोगों को परेशानी से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पानी के बदले 200 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। 2 महीने से पानी को लेकर लोग भारी परेशान हैं। जलदाय विभाग, ग्राम पंचायत सरपंच सहित सभी को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जलदाय विभाग की बोरिंग से रात के अंधेरे में रुपए के बदले ग्रामीणों के हक के पानी को खेतों के मालिकों को बेचा जा रहा है। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो आज महिलाएं और लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया तथा इस मौके पर सरपंच भजनलाल खींची, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हितेश शर्मा को लेकर घेर कर बैठ गए तथा पानी की चोरी से खेत मालिकों को सप्लाई करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जिस पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। इकट्ठा हुए हैं पानी की समस्या और पानी चोरी को लेकर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? गांव वाले इकट्ठे जो हुए हैं पानी की समस्या को लेकर के, वो पानी की समस्या जिनायत समस्या है। वास्तव में ये लोग पानी के लिए परेशान हैं। जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो इस चीज़ को संभाल रहे हैं, इस कार्य को देख रहे हैं, वाटर बॉक्स के कार्य को देख रहे हैं, इनकी लापरवाही रही है। ये लोग बार बार मोटरों को फूंक देते हैं। फूंकने के बाद में किसी किसान के लिए इन लोगों ने पानी भी दिया है जो नियम अनुसार गलत है। उसके खिलाफ उचित कार्रवाई जो भी होगी वो ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी और पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठेकेदार के पास ये पानी का वो टेंडर था। ठेकेदार ने कई जगह मोटरें अपनी सही व्यवस्थित रूप से नहीं डाली हैं। उनकी शिकायत हमने एईएन साहब से, जेईएन साहब से, एक्शन साहब तक से मैंने रोजाना कहता हूँ। एक वाटर बॉक्स की 24 घंटे का डीपी रखना है, उसके लिए मेरी आज भी बात एईएन खेडली से हुई थी। आपने जो पानी चोरी हो रहा है जी, इसको लेकर अभी तक किन अधिकारियों को अवगत कराया है? भाई साहब ये मेरे को पता ही आज लगा है। शाम को मेरे गाँव वालों ने कहा है, मैं बीमार रहता हूँ, स्वास्थ्य खराब रहता है, इसलिए मेरा आना जाना तो होता नहीं है। बाकी अब बताया है, जो चीज़ देख के वो जिनायत पाई है। एक आदमी ने 1.5 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत लगभग उस बोर से भराया है, जिन भरवाने में वहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। एक हमारा जो काम करता है वाटर बॉक्स में, वो व्यक्ति भी सम्मिलित है। अब ये चीज़ जानकारी मेरी में आया है। मैं गाँव वालों से आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं जी। अब आप अपनी पंचायत की तरफ से क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई जो पानी चोरी कर रहे हैं संबंधित, मैं गांव वाले क्या मामला दर्ज कराएंगे? गांव वाले अगर मेरे को ये कहते हैं कि पुलिस में मामला दर्ज कराइए तो मैं 100% में दर्ज कराऊंगा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। ये मशवरा मैं गाँव वालों से लेकर के निर्णय लूँगा कि भाई क्या करना है। पानी की व्यवस्था के लिए मैं अभी मेरी जेईएन पीडब्ल्यूडी से, एएनएस पीडब्ल्यूडी से, बिजली विभाग की बोर्ड एएन से बातें हुई हैं। कल तक 24 घंटे का डीपी रखा हुआ जाएगा। पानी चोरी का मामला, पानी चोरी के मामले वो मैं बता तो दिया ना, गांव वालों से निर्णय लेकर के अगर खिलाफ उसके कार्रवाई करनी है तो मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भजन खींची, सरपंच सोखर। और महिलाएं जी पानी की समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं और कुछ इनका आरोप है कि पानी चोरी भी किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर मैंने 2 महीना से कंटिन्यू पानी के में लग रहा हूँ और छानबीन करके ये चोरी मैंने पकड़ी खुद जो एग्रीकल्चर में जो सप्लाई हो रही है मैंने खुद ने पकड़े, नहीं कि कोई गाँव वाले सहयोग दें तो फिर हो जाएगा। तो आपने इस संबंध में क्या मानस बनाया है? आप सचिव हैं, विभाग के संबंध कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? दोषी बात
कमीशन नहीं है आपका? हाँ। इसको सचिव को घेर के बैठे हुए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, किस मामले को लेकर हो रहे हैं? ये पानी की समस्या को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि यहाँ विगत कई वर्षों से बनी हुई है। बार बार मोटरों को खराब होना और बार बार पानी ना आना ग्रामीणों के लिए एक समस्या का विषय बना हुआ है, और बार बार इनको इन चीज़ से अवगत कराया जाता है, और विभाग को भी इनके द्वारा कई बार लिखित में भी और फोन पे भी कई सूचनाएं दी गई हैं, लेकिन विभाग की तरफ से भी कोई इनको संतुष्टि पूर्वक। पानी चोरी का क्या मामला है? पानी चोरी का मामला ये है कि यहाँ जो प्राइवेट कर्मचारी इनने जो नियुक्त किए हुए हैं, जिसमें सुमेर मेन कर्मचारी है उनका, सुमेर सिंह राजपूत, उन्होंने 5 दिन पहले पंचायत को बताया कि मोटर खराब है, और 5 दिन के बाद अब 2 दिन में मोटर 2 दिन जब हमने देखा है जब वहाँ सिंचाई की जा रही है उसके द्वारा, जो ग्रामीणों के हक का पानी है वो खेतों में पैसे लेकर दिया जा रहा है, और जिनसे ग्रामीणों में पानी को लेकर बहुत ही रोष व्याप्त है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सैनी, पाड़ पंच, वार्ड नंबर 10, सोकर। क्या आप इतनी सारी महिलाएं और गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, किस बात को लेकर हुए हैं? पानी के लिए हुए हैं साहब। 2 महीना पानी को आए है और रोज महीना हर महीना पे 200 रुपया बिल ले जा रहा है और पिलाई कर रहा है, और हम तो झूठ बोल रहे हैं मोटर पे करके। 2 महीने है पानी आए कतई हमारे हाथ पाँव में बस की नहीं कतई, हर महीने पैसा ले जा रही है, कोई बाकी ना जा रही, पानी नहीं है बिल्कुल भी। हर महीना पैसा ले जा रही है, एक महीना ना के 200 रुपया ले जाए हर महीना पे, और पानी दे नहीं रही है कतई भी। पानी किसको बेच रही है? पानी पिलाई पे दे रहे खेतन वाले इनको 2000 रुपया ले लिया, 2000 रुपया महीना दे रहे, 2000 रुपया जो महीना दे रहे पानी पिलाई पे, और घर में जनता प्यासी मर रही है। जोधपुर में 5 नवंबर को हुए भीषण सड़क हादसे में मेड़ता सिटी के लवकुश कॉलोनी निवासी परिवार के लिए दुखों का पहाड़ बनकर सामने आया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में एक महिला, उनका बेटा और बहू शामिल है। पोता पोती सहित अन्य घायल व्यक्तियों का इलाज जोधपुर में चल रहा है। इस हादसे के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, क्योंकि अब परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं बचा। ऐसे में मेड़ता सिटी के सेन समाज के युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की अपील की है। उनका कहना है परिवार में मुखिया कैलाश सेन है, जिनकी पोती भी हादसे में घायल हुई है। साथ ही 4 साल का बच्चा गर्वित इस हादसे में बाल बचा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सर, सेन समाज का एक ही परिवार के 3 लोग खत्म हो गए थे। अब आप युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई है, क्या पूरी मुहिम है, क्या मदद आप लोगों से चाह रहे हैं? मेड़ता का हमारे कैलाश जी के परिवार सहित पूरा जसोल माता जी जा रहे थे। यहाँ से सुबह 4 बजे निकले, वहाँ से 10 बजे दर्शन करके वापस जो मेड़ता की तरफ आ रहे थे। तभी जोधपुर के पास में एक ट्रेलर वाले ने ज़बरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 3 जनों की वहीं पे मौके पे मौत हो गई, और बाकी जनों को एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में एडमिट करवाया। वहाँ पे कैलाश जी और उनकी पोती का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी हालत इस तरह बनी हुई है। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे यही अपील करते हैं कि इन परिवार का तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें अपनी यथाशक्ति के अनुसार। इनके घर पर अभी कोई नहीं है संभालने वाला, घर के ताला लग गए आज की स्थिति में। तो हमने समाजवासियों ने सबने मिलकर 36 कौम के सहयोग से मुहिम चला रखी है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें हमारा। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आगाज 9 नवंबर को मेला मैदान में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण से पूर्व मेला मैदान में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, सभापति कमल पाठक और उपसभापति शिव स्वरूप महर्षि द्वारा पूजा अर्चना की गई। पंडित कैलाश नाथ दादीश के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई। इस दौरान अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, एसडीएम गौरव कुमार मित्तल सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद राजस्थानी भाषाओं में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री और सभापति पाठक ने नगाड़ा वादन किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि आज तीर्थराज पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले का आगाज हुआ। मैं देश विदेश से आए हुए पर्यटकों को शुभकामनाएं देता हूं और लोग इस मेले का साल भर इंतजार करते हैं। 11 से 15 तारीख तक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि आज पुष्कर मेले का विगत शुभारंभ हो गया। इस बार मेले में अधिक से अधिक लोगों के आने की संभावना है। वहीं एसपी वंदिता राणा ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों के लिए पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है। 2 पारियों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है।
जरूरत के अनुसार डायवर्जन करने की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। तीर्थराज पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। पुष्कर मेले का आगाज हुआ, किस जगह कार्यक्रम? तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले का आज आगाज हुआ। मैं इस मेले के देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं और इस मेले के अंदर पशुओं के साथ साथ धार्मिक मेला भी बड़ी भव्यता से बढ़ता है। पशुओं को भी हमारी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं यह आयोजित होती है और देशी और विदेशी सैलानी भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपस के अंदर करके विभिन्न खेलों का आयोजन होता है। और हमारे लगातार 11 तारीख से 15 तारीख तक अलग अलग तरह से मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम होगा और हमारे यहाँ करीब 6 से 7 दिन तक गंगापुर सिटी जिले के टोड़ा भी में 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 51 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया था। वहीं विवाह सम्मेलन में 31 जोड़ों का पंजीकरण हो गया है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, अतिथि सम्मान व्यवस्था, पणिग्रहण संस्कार समिति व स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया है। जांगेड़ ब्राह्मण समाज के द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश कंजोली द्वारा भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। संभाग प्रभारी वेद प्रकाश जांगेड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 31 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। करीब 10 बीघा में होकर सुव्यवस्थित समारोह का पंडाल तैयार किया गया है। गंगापुर सिटी से भंगवाज जांगेड़ की रिपोर्ट। कर युवाओं की किस तरीके से तैयारी है और क्या कुछ कितना जोश देखा जा रहा है युवाओं में? अगर बात बताई जाए तो युवाओं में इतना जोश है कि सम्मेलन को लेके सब लोग पहले से प्री प्लान्ड है और इतने प्री प्लान्ड हैं कि जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उससे पहले सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अब ये इसीलिए हमने एक टीम एक डिपार्टमेंट को, एक टीम एक डिपार्टमेंट को, ऐसे करके 15 टीमें बनाई हैं, 15 डिपार्टमेंट अलग अलग संभालने के लिए। और सबके अंदर उतना जोश है कि 5 बंदे पार्किंग के लिए तो वो आज अभी से लगे सफाई करने, वो सफाई में व्यस्त हैं। और यहाँ कुछ टीमें हमारी टेंट में व्यस्त हैं, कुछ टीमें भोजन में व्यस्त हैं, तो सबका पूरा जोश है। उन्होंने एक बात ठानी है कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जो हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको सबको सिर्फ दिशा निर्देशन के लिए रखा जाए। आगंतुकों की किस तरीके से स्वागत व्यवस्था क्या कुछ रहेगा? स्वागत व्यवस्था में हमने बहुत बेहतरीन प्लान किया है। सबसे पहले तो जितने भी आगंतुक हैं उनको बिठाएंगे, एक स्वागत कक्ष बनाएंगे। उस कक्ष में ही उनको उनका सामान, उनका तिलक, उनको माला और उनको पानी चाय की व्यवस्था वहीं रहेगी। उस स्वागत कक्ष के बाद उनको ढोल के साथ बाकायदा 5 नवयुवक मंडल साथ में जाके उनको मंच तक लेकर जाएगा और फिर आगे मंच की प्लानिंग। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए व्यवस्था पुलिस प्रशासन तो है ही। पुलिस प्रशासन के अलावा समाज के जितने भी युवा हैं, जो आजकल आप जानते हो जिम वगैरह एकदम बॉडी शॉडी लगा के, ऐसे जो युवा हैं वो सुरक्षा में बिल्कुल तैयार, अडिग तैयार है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के क्या क्या आयोजन है और किस तरीके से उनकी रूपरेखा तैयार की गई है, इसको लेकर क्या कहना है? सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसा कि आपको सबसे विदित होता है कि यह एक सभी के सामूहिक रूप से किया हुआ आयोजन है, जो एक समाज में अनूठी परंपरा है, जो आज के युग में जो इतना महंगाई का युग है उसको देखते हुए आज की ये जो परंपरा है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। ये बहुत ही उपयोगी है आम समाज के लिए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इस तरीके का जो आयोजन है सामूहिक विवाह सम्मेलनों का, ये हमारे समाज के द्वारा ही, जांगेड़ समाज के द्वारा ही समाज को ये व्यवस्था दी गई थी और आज इसका सभी समाजों ने अनुसरण किया है। और वर्तमान युग में यह परंपरा जहां समाज को दहेज प्रथा और बाल विवाह रूपी ऐसे कुरीतियों से बचाती है, इसलिए इसका बहुत ही अच्छा समाज में महत्व है। 12 तारीख को जो आयोजन होने वाला है, 12 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है ये बहुत ही भव्यता के साथ, सभी के सहयोग से, पूरे हमारे तहसील परिक्षेत्र के सहयोग से बहुत ही भव्यता के साथ आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 11 तारीख को भव्य कलश यात्रा, शाम को बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन और 12 तारीख को बहुत ही विशाल पंडाल के साथ, बहुत ही विशाल जनसमूह के साथ ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से विधिवत रूप से संपन्न होने जा रहा है। तैयारियों को लेकर क्या कहना है? तैयारियां किस तरीके से? तैयारियों में अभी यहाँ पे भी एक विशाल पंडाल जो सभा स्थल के रूप में आपके हम जहाँ खड़े हैं उसके सामने बहुत ही बड़ा मंच, बहुत ही बड़ा सभा स्थल जहाँ वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ बराबर में हजारों की भोजन प्रसादी के लिए भोजनशाला और उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार के लिए बहुत बड़ा पंडाल
और जनकपुरी और अवधपुरी जो इन ऐसी आयोजनों के लिए एक व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम किया जाता है, वो बहुत ही भव्यता के साथ और उसी के साथ बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था और भोजनशाला, भोजन सामग्री और सारी व्यवस्था, हलवाई और सारी कार्यकर्ता उस व्यवस्था में जुटे हुए। आयोजन में कौन कौन लोगों का आना शामिल है, जैसे सरकारी कर्मचारी वगैरह? इन कार्यक्रमों में आयोजन समिति द्वारा बहुत ही दूर दराज से राजनेताओं से लेकर के, सांसद से लेकर के, मंत्रियों से लेकर के, विधायक से लेकर के और चेयरमैन साहब से लेकर के सारी व्यवस्था, समाज के अनेक संगठनों को, सभी प्रतिनिधि मंडलों को, सभी को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजन समिति द्वारा आमंत्रित किया गया है। और हमको सभी को बहुत बड़ी उम्मीद है कि सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम एक भव्यता लेकर के और ऐतिहासिक रूप लेने जा रहा है। शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक पहुँचेगी? हमारे इस कार्यक्रम की विशाल जो शोभा यात्रा है वो हमारे विश्वकर्मा मंदिर गोपालपुरा रोड से प्रारंभ होकर के और पूरे कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई और जिसको भव्यता से सब रास्तों को सजाया जाएगा फूल वर्षा के साथ और भव्य आयोजन के साथ। हजारों की संख्या में महिला पुरुषों का एक काफिला होगा और उसके साथ विधिवत रूप से ढोल बाजों और नगाड़ों के साथ यह शोभा यात्रा विशाल रूप लेती हुई और कार्यक्रम स्थल बालाजी मोड़ भीम पैलेस के सामने पहुंचेगी। बारे में जानकारी दी। सर्वप्रथम मैं श्री भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि टोडाभीम तहसील में 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी को एक भव्य एक तरह से महायज्ञ की तरह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे तहसील के सभी लोगों के, हमारे समाज के ही नहीं बाकी पूरे समाजों के व्यक्तियों के पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है और सब बढ़ चढ़कर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे समाज के सारे करीब 55 गांव हैं, उनके तहसीलों के और टोडाभीम स्थानीय क्षेत्र के बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी बहुत मैं कहूँगा कि युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगे हुए हैं और अब तक मेरे मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है सभी व्यवस्थाओं की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। सारे पंडाल अभी आज ही शाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। उधर हलवाई घर का काम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आमजन में विधिक सेवा योजनाओं का आधिकारिक प्रचार प्रसार करने एवं समाज के गरीब व वंचित वर्ग के लोगों की विधिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु देवेंद्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने बताया कि सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क, सुलभ और त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह प्रदान करने के साथ उन्हें विधिक अधिकारियों के बारे में जागरूक करना है। विधिक सेवा दिवस का उद्देश्य कानूनी मामलों के बारे में आमजन में जागरूकता फैलाना, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये सुनिश्चित करना कि पीड़ितों को उनके प्रतिकर मिले तथा सुलह, मध्यस्थता, न्यायिक निपटाने जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान करना एवं समय समय पर लोक अदालत का आयोजन इत्यादि है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।